नमस्कार। जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देखिए, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट में नया अध्याय पढ़ेंगे, उद्देशिका। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, हम कहते हैं प्रस्तावना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जो संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक हुई या फर्स्ट मीटिंग हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को, संविधान बनाने के क्रम में। उस समय जो है जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें यानी दूसरी बैठक में स्थायी सदस्य जो है नियुक्त हुए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो थर्ड बैठक थी उनकी, तीसरी बैठक संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को हुई। और इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसको जो है 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, मतलब अपना लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उसको जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था उसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव भी आगे जाके क्या बनेगी? प्रस्तावना बनेगी। तो अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाया गया। ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही क्या बना? बाद में प्रस्तावना बना या उद्देशिका बना। आगे देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यानी कि जो प्रस्तावना थी, उद्देशिका थी, उसमें 1976 में यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। ध्यान रखेंगे, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, ठीक, दूसरा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष इसे क्या कह देते हैं? धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। और तीसरा था अखंडता, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 42वें। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है एग्जामिनर, आपसे ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द याद रखने। चौथा होगा वो आंसर होगा, नहीं जोड़ा गया अगर पूछे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे इसमें। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझ रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है।
ठीक है। तो जो भारत की संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना है, उसमें भारत को क्या कैसा घोषित किया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा यानी कि धर्म निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देती है। ध्यान रखेंगे, कितने प्रकार के न्याय देती है? जो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना है, वो नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय देती है? 3 प्रकार के न्याय देती है। इसको समझेंगे क्योंकि इसी से आगे जो है क्वेश्चन बनेंगे। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के न्याय देती है। तो अगर प्रश्न ये बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। आगे देखेंगे, उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है, यानी कि जो कानून का जो निर्वचन है उसमें सहायक है उद्देशिका। आगे देखेंगे, देखिए कुछ स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों व विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रश्न ये आता है कि ये बताइए कि ये स्टेटमेंट या ये विचार किसने दिया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये बात किसने कही? कृष्णा स्वामी अय्यर ने। ठीक है, आगे देखेंगे, के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना को हमारे संविधान की जो है जन्म कुंडली किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा, सीधे सीधा। आगे देखेंगे, प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। देखिए इसे समझेंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, महत्वपूर्ण भी है, इसे समझेंगे। देखिए संविधान माफी चाहूंगा, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इस पे जो है बहुत सारे वर्डिक्ट हुए। ठीक है, यानी बहुत सारे जो है अदालत में केस चले। ठीक है, तो सबसे पहले जो केस चला वो चला 1960 में। बहुत ध्यान से समझेंगे, 1960 में, ठीक है, एक केस चला जिसका नाम था बेरूबारीवाद। ठीक है, बेरूबारीवाद। ठीक है, ये कब चला? 1960 में बेरूबारीवाद केस चला, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? इसके जब इसका जो रिजल्ट आया उसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि इस वाद ने, यानी इस वर्डिक्ट ने मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अर्थात प्रस्तावना में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, ये लिखा है, देखो, बेरूबारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। ठीक है, इससे पूर्व, किससे? केशवानंद भारती से पूर्व जो बेरूबारीवाद आया था ना, उसने उद्देशिका को संविधान का अंग मना कर देता कि ये संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर एक वाद आया 1973 में, 1973 में, मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देखेंगे, 1973 में, ये महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वर्डिक्ट है सबरूम के। ठीक है, इनका नाम याद रखना बस, केशवानंद भारती बनाम। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम आए 1973 में, एक केस आया, इसने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, लेकिन 1960 में जो पहले आया था बेरूबारीवाद, उसने मना कर दिया था। कई बार प्रश्न इस प्रकार आता है कि क्या किसने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो बेरूबारीवाद ने नहीं माना था। और किसने माना था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने 1973 में माना था। ठीक है, कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 एक और वर्डिक्ट है माफ चाहूंगा, एक और है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह आया था 1967 में। इसके प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो किस वाद में
उद्देशिका को संविधान की मूलात्मा कहा गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में। ठीक है, तो ये तीनों याद रखेंगे। वीरूवारीवाद, जिसने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 जिसने संविधान की मूल आत्मा कहा प्रस्तावना को या उद्देशिका को, और केशवानंद भारती बनाम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1973 में आया, इसने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। ठीक है, आगे देखेंगे। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की, उद्देशिका संविधान का भाग है। एक और आया बाद में, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, इसने भी ये बताया कि संविधान का भाग है उद्देशिका। ठीक है, बस ये बोला। तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। ठीक है, यानी कि जो पंथ निरपेक्षता है वो संविधान का मूल लक्षण है। किसने बोला? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पंथ निरपेक्षता ये शब्द है ये बाद में जोड़ा गया। कब? 1976 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। उससे पहले तो संविधान में संशोधन नहीं हो सकता था, सॉरी प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता था। लेकिन 1973 में जब ये आ गया केशवानंद भारती बनाम, और इन्होंने बोल दिया कि हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है, तो 1976 में संविधान में संशोधन हुआ और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, ये बात है। इसीलिए जो है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 ने वाद में उच्चतम न्यायालय में यह स्पष्ट किया कि संविधान का भाग है और पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। आगे देखेंगे। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे समझेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो न्याय योग्य नहीं है, जूसिटेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो उद्देशिका में लिखा गया है, यानी जो प्रस्तावना में लिखा गया है, उसमें उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय में जो है कोई भी केस नहीं चल सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय का ये अधिकार नहीं है कि वो सरकार को जो है, सरकार के खिलाफ जो है कोई केस करे, कि सरकार को ये बातें मान्य होंगी जो भी प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि इसको जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता न्यायालय में, जो भी प्रस्तावना में लिखा गया है। प्रस्तावना में जो लिखी गई बातें हैं वो सिर्फ क्या है, एक संविधान का जो प्रारूप है उसको दर्शाती है, उसको फोर्सेबल नहीं है, उसको जो है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चला सकता कि हाँ सरकार को ये सारी चीज़ें मान्य करनी होंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। क्लियर सी बात। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यहाँ पे समझेंगे। देखिए स्वतंत्रता शब्द आया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय जो है हमारी प्रस्तावना में है नागरिकों के लिए। कौन से? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। यहाँ पे बात की जा रही है स्वतंत्रता की। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में नागरिकों के लिए दी गई है? देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि 1 2 3 4 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ध्यान रखेंगे, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। यहाँ पे आया समता। देखिए समता मतलब समानता। तो कितने प्रकार की समता दी गई है, समानता दी गई है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा मतलब रिस्पेक्ट, और अवसर मतलब हर किसी को अवसर मिलना चाहिए लोक सेवा में या कहीं कार्य करने के लिए। ठीक है, तो सभी को समानता, कितने प्रकार की समानता है, समता दी गई? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। तो न्याय कितने प्रकार के दिए गए? 3 प्रकार के। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? 5 प्रकार की। और समता कितने प्रकार की दी गई है? 2 प्रकार की। आगे देखेंगे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ये जो बम्बई बनाम आया था वाद जो 1994 में, उन्होंने भी यही बोला कि संविधान की आत्मा क्या होगी? प्रस्तावना होगी। लेकिन यहाँ पे समझेंगे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार, यानी भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 उसको संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। आगे देखेंगे।
के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीति की जन्मपत्री माना, यानी कुंडली किसने माना था? के.एम. मुंशी ने, ये हमें आगे पढ़ चुके हैं। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये किसने कहा? सुभाष कश्यप। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। तो इस प्रकार स्टेटमेंट आ जाते हैं कि किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने। तो यहाँ तक तो हमने व्याख्या देखी। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 इसको पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारी पूरी एक प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना का प्रारूप है, जो लिखी गई है, पूरा का पूरा इसमें देखेंगे। हम भारत के लोग, कहाँ से स्टार्ट होती है? कई बार प्रश्न ये आता है कि हमारी प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग से। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक कॉमा लगेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, देखो 5 प्रकार की स्वतंत्रता आ गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता आ गई, समानता 2, प्रतिष्ठा और समता, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरी हमारी प्रस्तावना है जो हमारे संविधान में लिखी गई है, एक तो जैसी लिखी गई है, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया, स्वीकार कब किया? तो ये डेट थी 26 नवंबर 1949। अपने ऑप्शन में देख लीजिए, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। हमारा आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ये इसका आंसर था। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए व्याख्या, यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है। ठीक है, यानी प्रस्तावना है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य, आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। जैसे यहाँ पे तिथि भी लिखी है ऐसी वहाँ पे प्रस्तावना में जो हमारा संविधान। ठीक है, प्रश्न में एक्स की जगह क्या है? 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब लागू किया गया था संविधान को भूतकाल में, जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उसकी संवैधानिक स्थिति क्या थी, ये बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए संविधान में एक बार संशोधन हुआ है जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, वो 3 वर्ड कौन कौन से थे? एक तो था समाजवाद, ठीक है, ठीक, समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, समझ लेंगे। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब? 1976 में। लेकिन बात यहाँ पे की जा रही है 26 जनवरी 1950 की। ठीक है, तो देखेंगे लोकतंत्रात्मक गणतंत्र ये था नहीं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले इसके आगे जुड़ता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए ये जुड़ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। धर्मनिरपेक्ष, देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष आ गया है, जबकि धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष तो बहुत बाद में जुड़ा, 1976 में जुड़ा है। ये देखिए, तो ये भी गलत। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य,
तो ये बिल्कुल सही होगा सी। जो 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था तो उस समय क्या लिखा गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, इसमें बीच में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया था। यहाँ पे देखिए डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये देखिए समाजवाद आ गया, गलत हो गया, धर्मनिरपेक्ष आ गया, गलत हो गया। दोबारा आंसर कौन सा होगा? सी। तो 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था तब क्या लिखा गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सिर्फ इतना था। ठीक है, देखिए व्याख्या देखेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार इस प्रकार थी: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। ठीक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 की धारा 2 में जोड़े गए थे। ठीक है, स्पष्ट हो गया हुआ। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति, फिर से वही पूछ लिया, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, प्रश्न संख्या 4। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? कहने का मतलब ये है, ये बोल रहे हैं कि जो संविधान बनाने जा रहे हैं उसके संविधान में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो एक ब्रीफ बनाया जो संविधान के निर्माता थे, और उसको नाम क्या दिया गया? उद्देश्य। उद्देश्य पुस्तिका जो है उद्देश्य का नाम दिया गया। इस प्रकार से जो है संविधान बनेगा। तो जो भी उनके मत थे कि संविधान इस प्रकार बनना चाहिए, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तो किसमें था? उद्देशिका में। तो इसका आंसर क्या होगा? उद्देश्य। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए व्याख्या। भारत के संविधान निर्माताओं का मत उद्देशिका यानी प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मना स्थिति को समझने की कुंजी है, यानी कि वो क्या किस तरह का संविधान चाहते थे, उसमें उन्होंने लिखा है यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रतिष्ठित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष इसने जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव, और 22 जनवरी 1947 को जो है पारित किया गया। बाद में इसमें परिवर्तित करके जो है उद्देशिका को क्या बना दिया गया? प्रस्तावना बना दिया गया। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, देखिए आगे यहाँ पे कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। यानी कि आपको एक क्रम दिया गया है, कितने प्रकार की न्याय था, न्याय की व्यवस्था है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है और कितने प्रकार का भ्रातृत्व है, नहीं बंधुता है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा न्याय कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के तो न्याय थे। ठीक है, कौन कौन से? सामाजिक न्याय, ठीक, राजनैतिक न्याय, ठीक, और आर्थिक न्याय। ठीक है, ये क्या है? 3 प्रकार के न्याय थे। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, इस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता, इस प्रकार मतलब 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की क्या थी? स्वतंत्रता। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समानता कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की समानता कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, समानता कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, तो लिख रहा हूं, प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 प्रकार की समानता थी। और भ्रातृत्व तो एक ही प्रकार का है। ठीक है, जिसे बंधुत्व बोलते हैं, बंधुत्व। अब आप लगा लेंगे सीरीज में। देखिए न्याय 3 प्रकार का, 3, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, 5, समानता 2 प्रकार की और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। 3 5 2 1, 3 5 2 1, ए आपका आंसर सही होगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है? वो अगर चाहे तो आपसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि न्याय कितने प्रकार के हैं, दिए गए हैं। तो न्याय दिए गए हैं 3 प्रकार की। जब ये पूछ लेंगे आपसे कि भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? 5 प्रकार की। ये पूछ ले समानता कितने प्रकार की दी गई है? 2 प्रकार की। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए जो प्रस्तावना है उसके सिलसिले में क्रम बताना है, जैसे कि एक तो जैसे प्रस्तावना लिखी गई है, ठीक है, हमारे संविधान में, इसको देखेंगे।
देखिए इसमें स्टार दिया है तो इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, फिर भी देख लेते हैं। देखो गणतंत्र जनवादी, जनवादी जैसा कोई शब्द वैसे भी हमारे प्रस्तावना में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सार्वभौम सत्ता संपन्न ठीक है, समाजवादी ठीक है, जनवादी कोई शब्द नहीं है हमारे उसमें, गलत। सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी फिर से आ गया, ये भी नहीं है। और सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी, ठीक है, सारे ही गलत हैं ये, क्योंकि जनवादी जैसा कोई समाज कोई वर्ड है ही नहीं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है, कि जनवादी जैसा कोई शब्द नहीं जोड़ा गया है। प्रस्तावन में है क्या, देखिए प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, पूरी प्रस्तावना किस प्रकार लिखी गई है देखिए। या तो संपूर्ण संपूर्ण सत्ता संपन्न बोलेंगे, या फिर बोला जाता है प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। उसके बाद समाजवादी, ठीक, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद लोकतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य, गणराज्य। तो इस प्रकार से है प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, तंत्रात्मक, गणराज्य, इस प्रकार से जो है इसका क्रम है। लेकिन यहाँ पे जनवादी शब्द दिया है इसलिए प्रश्न ही गलत है। आगे देखेंगे, क्योंकि जनवादी हमारे उसमें नहीं है, चीन की जो है प्रस्तावना में है। आगे देखेंगे, देखिए प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, पहले से जोड़े गए, हम पढ़ चुके हैं। जोड़े जाने के पश्चात संविधान ने इन शब्दों को दायित्व इस प्रकार है, सार्वभौम सत्ता संपन्न यानी प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र यानी गणराज्य। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि संविधान में उल्लेखित शब्द संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है। जनवादी यानी पीपुल्स शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है, यह चीन के संविधान में है, ठीक है। और इसमें चारों ऑप्शन में जनवादी दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। आगे देखेंगे, यानी कि ये जो है लोक सेवा आयोग की तरफ से गलती हुई है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, क्या वही बोल रहे हैं। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये गलत है। एक समाजवादी पहले आ गया, गलत है। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक, यहाँ पे लोकतांत्रिक भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, इस प्रकार से इसकी जो है क्रम है, ध्यान रखेंगे। एक सार्वभौम यानी प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, गणतंत्र या गणराज्य, इस प्रकार से इसका क्रम है। तो सी हमारा आंसर सही होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, आपको क्रम बताना है। देखिए हमने पहले पढ़ा है कि सबसे पहले क्या आता है, सार्वभौमिक यानी प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले आता है सार्वभौमिक, ठीक है। सार्वभौमिक कहाँ, ये है सी। उसके बाद आता है समाजवाद, समाजवादी ये बी, तो ये सी ए, ठीक है। सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, आ गया डी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, बी, ठीक है। सी ए डी बी, सी ए डी बी हमारा ए आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसको इस क्रम में याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमिक यानी या प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, कई बार पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे, माफी चाहूंगा। अब प्रश्न संख्या 10,
निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 आपको पता है। 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर दिया गया सी आंसर। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना करती है, उसमें धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष शब्द दिया गया है। ठीक है, तो कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखिए 1975 की बात की जा रही है, जबकि 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन से? समाजवाद, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। लेकिन देखिए बंधुत्व पहले से था, समानता भी पहले से था, संप्रभु भी पहले से था, लेकिन अखंडता बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो हमारा आंसर होगा अखंडता, डी। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसलिए आपको तीनों वर्ड याद रखने, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न कैसे ही बन सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, और निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, ग्राम स्वराज नहीं था, पंथनिरपेक्ष था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था, और एक तीसरा वर्ड था अखंडता। ठीक है, 3 वर्ड याद रखने, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, बी। प्रश्न संख्या 15, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव ही सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी किसकी? तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ये लाया गया था या जो प्रस्तावना उसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको बताया गया कि प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो है जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है, वो जो है सरकार के खिलाफ जो है केस दायर नहीं कर सकता है कि जो प्रस्तावना में लिखा है उसको सरकार को मानना होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या है, प्रस्तावना एक संविधान का रूप प्रस्तुत करती है, वो जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि जो चीज़ इसमें लिखी है वही मान्य होगा सरकार को। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्याय योग्य नहीं है, जुडिशटेबल नहीं है। ठीक है, आगे देखें। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि संशोधन हुआ था कब? 1976 में संशोधन हुआ है, 42 में संशोधन हुआ है, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, जो चीज़ संविधान में लिखी गई है, प्रस्तावना जो है उसको रद्द नहीं कर सकती। सिर्फ क्या है, प्रस्तावना एक प्रारूप दिखाती है संविधान का। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 हमारा बी आंसर होगा। आगे देखेंगे। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतोत्गत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनाई, हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना को आप लागू नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, वही जो बताया कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट बोले, हाई कोर्ट बोले कि इसको लागू करो, तो ये लागू नहीं हो सकता है, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। और ये कहा जा रहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान के जो विशिष्ट प्रारूप है उसको, तो जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। हाँ, बस थोड़ा स्पष्ट जो अस्पष्ट है उसको स्पष्ट कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। कौन? प्रस्तावना। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1977 इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, हम पढ़ लिए। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया गया है। ठीक, भ्रम है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में, देखिए मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान का मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है,
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है? नहीं, ये लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, न्याय योग्य नहीं है, प्रस्तावना को आप लागू नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। प्रश्न संख्या 18। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कौन से 3 शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर से होगा। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रीवियस क्वेश्चन और बचे हैं वो करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और स्पष्ट हुआ होगा चीज़ों के बारे में। धन्यवाद।